हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। दोस्तों, आज क्लास 10th का काव्य खंड से मस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ और पीछे गद्य खंड गद्य खंड बता दिया गया है। और जो शायद अभी उसे नहीं देखे, कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और जो इस चैनल पर नए होंगे, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे, जिससे याद करने में कोई कठिनाई ना हो, आसानी से एग्जाम में मतलब अच्छे मार्क्स ले आ सकें। तो चलता हूँ आज का टॉपिक पे। आज क्या है? काव्यखंड। काव्यखंड का पहला चैप्टर में चलते हैं। काव्यखंड का आपका पहला चैप्टर है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जानवा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात क्या? रस खान। किनकी है? रस खान की रचना है। आगे चलते हैं बिना समय को गंवाए हुए। आगे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी है, और किस भाषा में कविताएं लिखी है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? मराठी। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग क्या हैं? रिवीजन मोड में। रिवीजन मोड में है, जिसमें रिवीजन में ज़्यादा ऑप्शन नहीं देने का मतलब अलाउ है। अगर ज़्यादा ऑप्शन देंगे तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, जिसके वजह से याद करने में कठिनाई होगी। इसलिए बिना ऑप्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए, क्योंकि रिवीजन में ऐसा ही होता है। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? सिख धर्म का। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था। आगे चलते हैं चौथा में, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि सही से दिखाई दे। चौथा बोल रहा है कि रसखान की कृति है, मतलब इन चारों में से रसखान की कृति कौन सी है? तो इसका चार का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो रसखान के द्वारा लिखा गया है। बस आगे चलते हैं बिना समय को गंवाए हुए रिवीजन मोड में। आगे पाँचवा बोल रहा है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? तो पाँच का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या? निपुण भक्ति मार्ग के। निपुण भक्ति मार्ग के कवि कौन है? गुरु नानक। आगे चलते हैं छठा में। छठा बोल रहा है कि गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या? सुलोचना। बस आगे चलते हैं इसी के आगे। आगे सातवां में है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात निपुण भक्ति धारा। देखिए अभी से क्या MCQ चालू हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऊपर पूछा गया और डायरेक्ट जस्ट सातवां क्वेश्चन में पूछ दिया। बस आगे चलते हैं अच्छे से। आठवां बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान है, मतलब गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन गुरु नानक, ऑप्शन ए, अर्थात नंदग्राम में। सॉरी, ए नहीं, तलवंडी। ऑप्शन बी होगा। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन बी, अर्थात तलवंडी ग्राम में। आगे चलते हैं नौवां में। थोड़ा छोटा कहते हैं और छोटा। नौवां बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जानवा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात ब्रह्मा डंबर का इसमें चर्चा किया गया है। आगे चलते हैं दसवां में। दसवां बोल रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जागी जानवा यह पंक्ति की है, मतलब किन की है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात गुरु नानक की। गुरु नानक की। आगे चलते हैं 11 में। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हरिरास किसकी रचना है? तो 11 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, अर्थात गुरु नानक का। ये भी किनका है? गुरु नानक के द्वारा लिखा गया क्या? हरिरास। आगे चलते हैं 12 में। आगे 12 में बोल रहा है कि वाणी कब विष के समान होता है? कब विष के समान हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? राम नाम के बिना। राम नाम के बिना वाणी विष के समान होता है। किनके द्वारा कहा गया है? तो ये गुरु नानक के द्वारा कहा गया है। आगे चलते हैं। आगे है 13 का कि गुरु नानक की रचना है, मतलब ये चारों में से कौन गुरु नानक की रचना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थात क्या? जो नर दुख में दुख न माने। ऊपर मेन हेडिंग चैप्टर में यही लिखा हुआ था, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो गुरु नानक के द्वारा। बस आगे चलते हैं रिविजन मोड में चलते हुए। 14 है कि गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है? गुरु नानक का जन्म स्थान किसे कहाँ का कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, अर्थात क्या? नाना साहब, नाना काना साहब, नान काना साहब। आगे चलते हैं। आगे 15 में कि गुरु नानक के माता का जी का क्या नाम था? माता का नाम क्या था? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? तृप्ता। गुरु नानक का माता का नाम तृप्ता था। आगे 16 में कि गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था?
गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या, कालू चंद खत्री, कालू चंद खत्री। आगे चलते हैं 17 में। 17 में बोल रहा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या, गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। आगे 18 में, नानक देव ने जगत का सारा सार किसे कहा? जगत का सार किसे कहा है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, हरि कीर्तन को। हरि कीर्तन को जगत का सार कहा है। आगे 19 में, किसके बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है? किसके बिना जन्म लेना व्यर्थ है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, भगवत नाम के बिना, मतलब भगवान के नाम के बिना राक्षस के समान संसार में जीना है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट होती हुई? तो 20 का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन डी, अर्थात बाबर से। किनके से? बाबर से भेंट हुआ था। आगे किस में, गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए थे? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात का, बाह्य गुरु, बाह्य गुरु। आगे बोल रहा है कि ब्रह्मा की निवास स्थान है, ब्रह्मा की निवास स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, संत हृदय में, संत साधु संत हृदय में। आगे चलते हैं। माहियाल, क्या बोल रहा है कि माहियाल का मानक आधुनिक शब्द है। माहियाल का मानक आधुनिक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगी, ऑप्शन सी, अर्थात धरती पर। माहियाल का मानक आधुनिक शब्द क्या, धरती पर, उसका पर्यायवाची है। आगे 24 में कि हरिदास किसे कहा गया है? हरिदास किसे कहा गया है? तो 24 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात क्या, ब्रह्मानंद को। ब्रह्मानंद को हरिदास के नाम से जाना जाता है, या हरिराम के नाम से उन्हें पुकारा जाता था। और थोड़ा सा छोटा ताकि सही से दिखाई दे। 25 बोल रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया है? तो 25 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आगे है कि गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक देव की रचनाओं का संग्रह किस नाम, कोई दूसरा नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो 25-26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात का, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं बिना समय को स्किप किए हुए। आगे 27 में बोल रहा है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक की कृति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, MCQ है क्या, क्वेश्चन क्या है, MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्या है इसको सही आंसर? तो सही आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। अब बस आगे चलते हैं। आगे है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी, अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। आगे 19 में, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? गुरु नानक के पद किस भाषा में कविता? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, सी, अर्थात क्या, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। आगे कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, अर्थात क्या, नानकाना साहब, नानकाना साहब। ये भी MCQ था, पीछे दिया गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे चलते हैं 31 में। तो आपका 31 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो 31 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अर्थात पाकिस्तान में। इस मतलब कि आधुनिक काल में कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि सुलाक्षणी कौन थी? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, गुरु नानक की पत्नी। गुरु नानक की पत्नी क्या था? सुलाक्षणी। आगे गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात का, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। आगे 34 में, हरिरास किनके रचना? यहाँ देखो सास दे गया है, सास नहीं होगा, हरिरास किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा 34 का, ऑप्शन बी, अर्थात गुरु नानक। हरिदास गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। आगे 35 में किस सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? तो ये भी क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है, MCQ। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, मुगल सम्राट बाबर से। गुरु नानक की भेंट मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। आगे चलते हैं 36 में। बोल रहा है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म
कब होता? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या 1469 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। आगे 37 में बोल रहा है, थोड़ा सा और छोड़ा कर दें ताकि सही से दिखाई दे। 37 में बोल रहा है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात कबीरदास से। किन से मिलती है? तो कबीरदास से मिलती है। आगे चलते हैं 38 में। 38 में बोल रहे गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 1539 में। क्या 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म क्या कब बोला पीछे? जन्म बोला 69 में। तो चलता हूँ अब आगे दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर बोल रहा है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका। और फिर दूसरा नाम है इसका क्या है? करील के कुंजन ऊपर बारो, मतलब इसका फर्स्ट नाम है, अभी सेकंड नाम है। तो इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सवाया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, मतलब कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात कौन? रस खान। ऐसे भी प्रेम ऐनी श्री राधिका पाठ के लेखक कौन है? तो रस खान जी हैं। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा बोल रहा है कि रस खान का रत्ना काल था। रस खान का रत्ना काल कब था? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जहांगीर का शासनकाल में। जहांगीर का शासनकाल में रस खान का रत्ना काल था। उस समय अपना कविताएं कहानी लिखते थे। आगे चलते तीसरा में। तीसरा बोला कि प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? माली मालिन किसे कहा है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण को माली मालिन कहा है। आगे चौथा में कि इस मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसने कहा? कोटिल वारिये हिंदू किसने कहा था? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। 4 के ए। आगे चलते हैं पांचवा में। पांचवा बोला कि रस खान किस प्रकार की रचना में प्रसिद्ध थे? किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात का सवाया छंद में। सवाया छंद में। थोड़ा सा बड़ा और करते हैं ताकि सही से दिखाई देवे। छठा में बोल रहा है कि दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात किसको? सरापाद की। सरापाद की। आगे चलते हैं सातवां में। रस खान किस विषय में सिद्ध थे? तो इसमें क्या बोला? सवाया छंद में। इसको अभी भी प्रीवियस एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस, मतलब बहुत बार ऊपर से आ रहा है, उसे कोई दिक्कत ना। चलिए आगे 8वां में कि सुजान रस खान के रत्नाकार है। सुजान रस खान के रत्नाकार हैं कौन? तो 8 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। इसी का कंफ्यूज क्वेश्चन दिया है। आगे 9वां में रस खान ने चित चोर किसे कहा? चित चोर किसे कहा है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या? राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण को चित को चोर कहा है। आगे 10वां में किसे खोकर ईश्वर अपना व्यर्थ खो बैठेंगे? किसे खोकर ईश्वर अपना व्यर्थ खो बैठेंगे? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात भक्त को खोकर ईश्वर व्यर्थ खो बैठेंगे। आगे चलते हैं 11वां में। तो आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो अभी पीछे क्या बताया गया? पीछे क्या बोले? इसको कमेंट करें तो इसका बोला गया क्या? ऑप्शन बी, अर्थात राधा कृष्ण को बोला गया था क्या? कि माली माली ने कहा कवि ने, मतलब कौन? इस कविता का कवि कौन है? रस खान। प्रेम श्री राधिका के लेखक कौन है? तो रस खान। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि रस खान के रत्नकाल के समय किसका राज्यकाल था? तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात जहांगीर का था। आगे रस खान ने प्रेम ऐनी किसे कहा? प्रेम ऐनी किसे कहा है? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात राधा को कहा है। आगे आगे है कि रस खान द्वारा रचित ग्रंथ है। रस खान द्वारा रचित कौन है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रेम वाटिका या प्रेम श्री राधिका प्रेम वाटिका। आगे है रस खान को गोस्वामी विठल नाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी? किस तरह के? प्रेम मार्ग में या भक्ति मार्ग में या पुष्टि मार्ग में या संत मार्ग में? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? पुष्टि मार्ग में क्या दिया था? दीक्षा दी थी। आगे 16 में 16 बोला कि सवाई में रस खान की कैसी आकांक्षा प्रकट हुई है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या? ब्रजभूमि निवास की। क्या? ब्रजभूमि निवास की। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ रस खान का है? 4 को ऑप्शन दिया है, इसमें कौन रस खान का है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात क्या? प्रेम वाटिका। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीछे अभी जस्ट ही पूछा गया था। चलते हैं अब आगे। आगे 18 में बोल रहा है कि रस खान जी किसकी भक्ति किया करते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आप ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन पीछे तुरंत अभी जस्ट बताएं, तो इसका भी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थात किसको? कृष्ण को, राधा कृष्ण को। आगे चलते हैं 19 में। नंद नंद किसे कहा गया? नंद नंद किसे कहा गया? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात श्री कृष्ण को नंद नंद कहा गया है। आगे चलते हैं 20 में।
आगे बोला कि रसखान को किसने दीक्षा दी थी। रसखान को किसने दीक्षा मतलब किसने शिक्षा दी इसकी, उसको मतलब उनको शिक्षक का नाम क्या था। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या, गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ ने दिए थे। आगे किसमें, रसखान किस काल के कवि थे। किस काल के कवि थे, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात भक्ति काल के थे रसखान। आगे, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम से निरूपण संबंधित। आगे है कि रसखान के इष्ट थे, इष्ट कौन थे मतलब श्रेष्ठ कौन थे। तो 23 का सही आंसर हो क्या, ऑप्शन सी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी थे। आगे चलते हैं, कबीर रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है। प्रेम वरण किसे कहा है। तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात श्री कृष्ण। इसमें श्री कृष्ण और राधा श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है, तो अधिकतर अगर ऑप्शन देगा तो श्री कृष्ण ही मारना होगा। आगे चलते हैं, आगे बोला कि सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात क्या, श्री कृष्ण की भक्ति संबंधी। आगे है, कबीर रसखान ने अपने दो में बेमन किसे कहा। दो में बेमन किसे कहा। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात ग्वाल बालों को। किन्हें, ग्वाल बालों को कहा है। आगे थोड़ा सा छोटा, कारिल के कुंदन ऊपर बरवाही, दूसरा नाम पीछे पहल का गया प्रेम मणि श्री राधिका, दूसरा नाम क्या था, कारिल के कुंदन ऊपर बारह के अंतर्गत कितने सवायां संकलित है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात सिर्फ एगो। कितना, सिर्फ एगो संकलित है। आगे चलते हैं 28वां में, प्रेम एनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 4। इसमें क्या बोला, दूसरा का नाम का था कारिल के कुंदन ऊपर बारों में सिर्फ एक सवाया संकलित है, और प्रेम यानी श्री राधिका में दोहा कितना है, 4 गो है। बस आगे चलते इसी तरह से। आगे बढ़कर रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। कौन, कैसा कवि है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात जातीय। कैसा, जातीय। आगे, स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी। दीक्षा दी थी किसने, तो विठलनाथ ने, लेकिन कहाँ दी थी। तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात कहाँ, पुष्टि मार्ग में। पुष्टि मार्ग में रसखान को दीक्षा दिए थे। आगे चलते हैं तीसरा चैप्टर में। तो आपका तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर क्या बोल रखा है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। दूसरा नाम इसका क्या है, मो आंसू वाहिनी लय वर्ष है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा छोड़ा करते हैं ताकि सही से दिखाई दे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसे चित्त में जो विभिन्न तरंग उठती है का चित्रण किया, मतलब इसका चित्रण किसने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, अर्थात घनानंद। ऐसे भी क्या, ऐसे भी इसमें दिया गया अति शुद्ध स्नेह को मारा गया। इस चैप्टर का लेखक कौन है, तो घनानंद है। बस आगे चलते हैं दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन है कि घनानंद किन के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात औरंगजेब के सैनिकों द्वारा। चलते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा बोल रहा कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात प्रेमघन का वध किया था, उससे युद्ध किया था। आगे चौथा में, मो अंशु बनी हिलय बरसय कौन कहते हैं। तो 4 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कौन, धनानंद। कौन कहते थे, धनानंद कहते थे। आगे चलते हैं 5 में, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे अच्छा और सरल कहा था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात किसे, प्रेम मार्ग को घनानंद ने सबसे सरल और सबसे बढ़िया बताया था। आगे चलते हैं छठा में, घनानंद कवि हैं। घनानंद किस काल के कवि हैं, रीति मुक्त हैं या रीतिबद्ध है या रीति सिद्ध हैं या छायावादी हैं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात क्या, रीति मुक्त हैं, रीति मुक्त है। आगे चलते हैं इस तरह से। देखिए आप लोग को लग रहा हो कि इसमें बकवास बता रहा है, नहीं, देखिए सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। देखिए क्या बताया, 2019 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, यहाँ देखिए 18 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, शायद आगे भी पूछ दे, 18 में पूछा गया है, सब पूछा ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि बकवास कर रहे हैं सिर्फ। आगे चलते हैं केवल चैप्टर में, पाँचवा चैप्टर हो गया, छठा भी होगा, 7वां में चलते हैं। तो आपका 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, अब पता करते थोड़ा सा। 7वां क्वेश्चन बोला कि अति शुद्ध स्नेह को मारा गया छांद के रचनाकार कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात घनानंद जी है। कौन, घनानंद। आगे चलते हैं 8वां में, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्धो कहता है, क्यों कहता है अति शुद्धो। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन क्या, डी, उपयुक्त सभी बोलता है। तो यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करते हैं, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड
त्याग करते हैं, या यहाँ कपटी लोग चलते से झिझकते हैं, चलने से झिझकते हैं। आगे चलते हैं नौवा में। नौवा है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। घनानंद किस भाषा के कवि है, तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात किसे ब्रज भाषा का कवि हैं घनानंद। आगे चलते हैं 10वां में। 10वां में बोल रहा है कि कवि ने परजन्य किसे कहा। परजन्य मतलब दूसरा जन्य किसे कहा है, तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात बादल को परजन्य कहा है। आगे 11 में, प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है। प्रेम के पीर कवि, पीछे भी MCQ क्वेश्चन पूछा गया है, तो 11 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात घनानंद को प्रेम को पीर कहा जाता है। आगे, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है सिरमौर कवि, तो 12 के सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अर्थात घनानंद, क्या घनानंद को माना जाता है। आगे, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। मीर मुंशी का काम करते थे, तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात क्या मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी की तरह कार्य करते थे, मतलब वहाँ नौकरी करते थे रह करके। 14 में बोला क्या कि घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे। घनानंद कौन सा नर्तकी से प्यार करते थे, मतलब क्या लव करते थे, तो 14 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात क्या थोड़ा सा 14 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात सुजान से। रस खान किससे प्रेम करते हैं, तो सुजान नर्तकी था, मतलब कि वो डांसर थी। आगे कितना है, आगे चलते हैं 15 में। घनानंद किनके द्वारा मारे गए थे, तो 15 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। नादिर शाह के सैनिक द्वारा। आगे 16 में, परहित के लिए देह धारण कौन करता है। परहित के लिए देह धारण कौन करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात बादल परहित के लिए देह धारण करते हैं। 17 में कि घनानंद ने विराक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया था, तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात वृंदावन में। कहाँ, वृंदावन में। आगे चलते हैं 18 में, सुजान सागर किसकी कृति है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अर्थात का घनानंद का। सुजान सागर घनानंद का कृति है। आगे चलते हैं। आगे 19 में है कि सुजान सागर के रत्नकार कौन है, तो इसमें अभी क्या गया, घनानंद दिया, MCQ तुरंत जस्ट आ गया। 20वां बोला घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है, तो 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात बादल को क्या जीवनदायक कहा है। आगे 21 में घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है। दूसरा पद किसे संबोधित है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात बादल को दूसरा पद संबोधित है। ये सब क्या पूछ रहा है, MCQ क्वेश्चन VVI, क्या वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं 21 में, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे। अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे, तो 21 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात वृंदावन में पहुँचाना चाहते थे। आगे, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है, क्या प्रेम मार्ग को क्या बताया है, तो कवि ने प्रेम मार्ग को सरल एवं निश्चल बताया, निश्चल और सरल बताया है। आगे, घनानंद के अनुसार घनानंद सुजान कहकर किसे संबोधित किया करते थे। सुजान कहकर किसे संबोधित करते थे, तो 23 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अर्थात प्रियतम को। प्रियतम में क्या, जो घनानंद जिससे प्रेम करते थे उसका नाम क्या था, सुजान, तो उसी को सुजान कहकर क्या बोलते थे, प्रियतम। आगे 24 में, घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। कौन सा घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है, तो 24 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात सुजान सागर। किनकी रचना है, घनानंद की। आगे चलते हैं, बिना समय को स्किप किए हुए, बिना ऑप्शन का डायरेक्ट आंसर पढ़िए, क्वेश्चन ठोक डालिए। घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है, इसमें भी पीछे कभी क्या बताया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सीधा और सरल। मतलब वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा कि पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर ठोक डालिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए, बिना समय को व्यर्थ किए हुए। इतना ऑप्शन देने से कोई फायदा नहीं है, कहते रिवीजन मोड में इतना ऑप्शन नहीं दिया जाता है। आगे 26 में, घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे। घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या ए, अर्थात गायक। कौन थे, गायक थे। आगे 27 में, घनानंद के कविताओं की भाषा क्या थी, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात क्या ब्रज भाषा। घनानंद के कविताओं की भाषा ब्रज भाषा थी। आगे थोड़ा सा और छोटा बोला कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 28 का ऑप्शन बी, अर्थात किसको, घनानंद का। आगे 29 में, घनानंद कैसे कवि थे। घनानंद कैसे कवि थे, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अर्थात
प्रेम के पीर कवि थे कौन? घनानंद। आगे तीसरा 30 में घनानंद की मृत्यु कब हुआ था? पीछे क्या पूछा? जन्म, यहाँ पूछ रहा क्या मृत्यु कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में घनानंद का मृत्यु हो गया था। मृत्यु वही क्या? निधन हो गया था। आगे चलते हैं। आगे आपका चौथा चैप्टर है क्या? स्वदेशी। स्वदेशी मतलब स्व माने क्या? अपना, अपना देशी। तो इसका स्वदेशी। आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि हैं? स्वदेशी के लेखक कौन है? पहले इसको बताइए कि स्वदेशी के लेखक कौन है? तो प्रेमघन। वही पूछ रहा कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात भारतेंदु युग के। क्या? भारतेंदु युग के। और आप लोग के लिए एक क्या इम्पोर्टेंट बात है कि 11-12 का मतलब 12th का एग्जाम देने के बाद क्या पारामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक, क्या पॉलिटेक्निक का एग्जाम फॉर्म जरूर भरिएगा और इस चैनल पे फ्री में उसका भी सोल्यूशन करा दिया जाएगा और वीडियो लगातार रोज डाला जाएगा। इसलिए कृपया 12th कर इस पे फ्री क्लास का आनंद लें। और चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन में। आज का क्या दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जीर्ण जनपद किस कवि के रचनाकार हैं? तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए था का बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमघन की। जीर्ण जनपद किस कवि का रचना है? तो बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमघन की। प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? बद्रीन्द्र नारायण चौधरी। आगे चलते हैं तीसरा में स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता संकलित किनके द्वारा है? तो 3 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात क्या प्रेमघन सर्वस्व से प्रेमघन द्वारा रचित किया गया है। चौथा में कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई थी? कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की विद्या विदेशी हो गई थी? इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात कौन सा? विदेशी भाषा को पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई थी। आगे पांचवा में भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात क्या प्रेमघन का। किनका? प्रेमघन का। आगे थोड़ा सा ब्लर हो गया है, चलिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा शायद। बोला कि स्वदेशी किस कवि के रचनाकार हैं? तो स्वदेशी का रचनाकार कौन है? उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात प्रेमघन। आगे चलते हैं, बस 2-4 क्वेश्चन ऐसा है ब्लर। तो 7वां बोल रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ए सकुची जात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी था स्वदेशी से उद्धत है। आगे 8वां स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? किस भाषा में बात अब नहीं करते हैं? तो 8 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात हिंदी में। अब सबका मन विदेशी हो गया है, इंग्लिश में बात करते हैं, अंग्रेजी में। व्हाट इज योर नेम, हाउ डू यू, फलना ठिकाना। आगे 19 में प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी था भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे प्रेमघन अपना आदर्श मानते, अच्छा व्यक्ति मानते थे। 10 में बोला गया रवाए सवाए विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु न अब भारत में दरसात। मतलब अब पूरा भारतीय सब का विदेशी हो गया है। तो वही बोल रहे हैं, कवि का कहना है कि सब लोग सवै विदेशी वस्तु नर, सब मतलब विदेशी वस्तु के तरह हो गए हैं, वस्तु नर के तरह हो गए हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? भारत अब दरसात, किनके द्वारा इसमें क्या बताना का कोशिश कर रहे हैं कवि? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी था भारतीयता को दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं कवि। आगे स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन अर्थात का प्रेमघन सर्वस्व से। आगे कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देता है? कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देता है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात भारतीयता दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब स्वदेशी से क्या विदेशी मतलब परदेशी मतलब दूसरे देश का भाषा यूज करने लगे हैं। आगे आजकल भारत के लोग किस भाषा में बोलना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात अंग्रेजी में। ऐसा भी बोला गया क्या कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन ही संसार का नियम है।
परिवर्तन संसार का नियम है। आगे 14 में कि प्रेमघन जी किस राज्य के निवासी थे, किस राज्य के निवासी थे? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात यूपी के। कहाँ के? यूपी के थे, उत्तर प्रदेश के। आगे चलें, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आगे है कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन डी अर्थात क्या 1855 में। 1855 में। तो देखिए इसमें ज़्यादा आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूज वाला ये रहता है क्या सन ईस्वी। सन ईस्वी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। सन ईस्वी, जन्म और निधन याद कर लेगा हर कवि, सभी कवि का। आगे चलते हैं 16 में। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के। आगे प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना किया था? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात क्या रसिक समाज। रसिक समाज की स्थापना किसने किया था? प्रेमघन ने। आगे प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात आनंद कादंबनी। आनंद कादंबनी का संपादन किया था। आगे 19 में प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात प्रेमघन सर्वस्व। प्रेमघन सर्वस्व से। आगे कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभव रही है? क्या संभव अब नहीं रही है? तो 20 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात क्या स्वदेशी परिधान। स्वदेशी परिधान अब नेताओं से संभव नहीं रहा, क्योंकि किनके अनुसार? प्रेमघन के अनुसार। आगे 21 में प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? किस पत्र का संपादन किया था? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात क्या नागरी नीरद का संपादन किया था। आगे 22 में प्रेमघन जी अपना आदर्श किसे मानते थे? तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्या है? MC क्वेश्चन है। MC की क्वेश्चन है। आगे 23 में कि प्रेमघन की रचना है, प्रेमघन की रचना कौन सी है? तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन प्रेमघन द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं 24 में बिना समय को स्किप किए हुए 24 में बोल रहा है कि कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं दे रहा है? तो भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा। क्या? भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा, सब विदेशी हो गए हैं, परदेशी स्वदेशी से। आगे चलते हैं, डफली का अर्थ क्या है? डफली का अर्थ क्या है? तो 25 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात बाजा बजाने वाला। बाजा बजाने वाला यंत्र को क्या बोलता है? डफली। आगे चलते हैं, थोड़ा सा छोटा आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? संकलित कविता किस छंद में है? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात किसमें? दोहा में है। किसमें? दोहा में। 27 में बढ़ रहा है प्रेमघन के प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? नाट्य कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात क्या प्रयाग रामागमन। क्या? प्रयाग रामागमन। आगे चलते हैं 28 में। कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो 28 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए था देश प्रयत्न का अपेक्षा नहीं करने के लिए कहा है। आगे 29 में बोल रहा है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात भारतेंदु युग के। आगे 31 में प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मिर्जापुर में। प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। आगे प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में किस समाज की स्थापना किया था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात रसिक समाज का। किसका? रसिक समाज का स्थापना किसने किया था? प्रेमघन ने। तो कब किया था? 1874 में। आगे 33 में बोल रहा है कि प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में किया था। यहाँ पीछे भी यहाँ 1874 यहाँ भी बोल रहा था और आगे भी दिया है। चलते हैं आगे 34 में है। 34 में बोल रहा है कि प्रेमघन के मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? किस भाषा में काव्य रचना की है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात ब्रज भाषा में की है। आगे चलते हैं 35 में। प्रेमघन की काव्य कृति है, प्रेमघन की काव्य कृति कैसी है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। जैसे क्या? अरुणोदय, हर्षादर्श, जीर्ण, जनपद, सभी है।
आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 36 में कि प्रेमघन की मृत्यु कब हुआ था। प्रेमघन की मृत्यु कब हुआ था, तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात कब 1922 में। 1922 में मृत्यु हुआ था। आगे चलते हैं। तो आपका पांचवा चैप्टर है क्या, भारत माता। क्या है पांचवा चैप्टर, भारत माता। तो भारत माता का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात 1900 ईस्वी में। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। पंत जी का पूरा नाम क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंत। आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तंभ शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात भारत माता की। किसका है, भारत माता की। आगे चलते हैं तीसरा में। सुमिंद्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात उदारता की। किसकी मूर्ति है, तो उदारता की है। आगे चलते चौथा में। चौथा है कि पंत जी के भारत माता, पंत की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात ग्राम वासनी है। कहाँ, गाँव में वास करती है भारत माता। आगे चलते हैं 5 में कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया। भारत का नहीं, भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या, यथा तथ्य वर्णन किया गया है। आगे छठा में। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। कवि ने किससे तुलना की है। तो 6 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात छाया युक्त चंद्र, छाया युक्त चंद्र से उसका तुलना किया है। आगे आगे है कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञान पुरस्कार किसके लिए मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात चिदम्बरा का, चिदम्बरा के लिए मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे भारत माता किस कवि की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात सुमित्रा नंदन पंत का लिखे हैं कौन, भारत माता। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा कि भारत माता कविता के कविता कवि के किस काव्य से संकलित है, किस काव्य से संकलित है। तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात ग्राम्या। किससे, ग्राम्या से। आगे चलते हैं। सुमिंद्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, शुद्ध बोला को कब हुआ था, कब 1900 में, और कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात कौसानी में। कौसानी में कब हुआ था, 1900 ईस्वी में। आगे चलते हैं। सुमिंद्रा नंदन पंत की माता जी का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था सरस्वती देवी। क्या, सुमित्रा नंदन के पंत की माता का नाम सरस्वती देवी था। आगे 12 में भारत माता का आंचल कैसा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अर्थात धूल भरा। क्या, धूल भरा, भारत माता की आंचल धूल भरा। आगे 13 में सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात किसे कहा है, भारत माता को। आगे चलते हैं। पंत जी, सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य था, अंतिम काव्य क्या था। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात लोकायतन। क्या, लोकायतन। आगे 15 में युगवाणी किनकी रचना है। युगवाणी किनकी रचना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या, सुमिंद्रा नंदन पंत की, सुमिंद्रा नंदन पंत की। आगे 16 में है कि पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात किसके, चिदम्बरा पर मिला था। आगे 17 में पंत जी को प्रवासनी किसे कहा। तो ये भारत माता की भी, ये सब क्या है क्वेश्चन, यह है MCQ क्वेश्चन भारत माता। आगे कवि पंत को किसका हास भी साहूग्रासी दिखाई पड़ता है। किसका राहुग्राही दिखाई पड़ता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात भारत माता का। आगे चलते 19 में पंत जी के पिताजी का नाम है। पंत जी के पिताजी का क्या नाम है। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात गंगा दत्त। गंगा दत्त। एक गुप्त सूचना है, एक क्या गुप्त सूचना है आप लोग के लिए कि आप लोग अगर वायरल क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो कृपया इसमें क्या करें, कमेंट करिए। आपको वायरल क्वेश्चन टाइम से पहले मिल जाएगा। ज़्यादा इसको फैलाइएगा नहीं, सिर्फ क्या गुप्त रूप में रखिएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में। आगे आपके बोल रहा है 20 में कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताएं पर किसका प्रभाव है। किसका प्रभाव है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात यथार्थवाद का। किसका है, यथार्थवाद का। आगे 21 में
प्रकृति का सुकुमार किस कवि किसे कहा है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात क्या सुमिंद्र नंदन पंत का। आगे तल तारुतल निवासिनी के माध्यम से कवि ने भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? भारत के निवासियों का कैसा चित्रण किया है? तो बाज का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात दीनता का। कैसा? दीनता का। आगे चलते हैं। 23 में पंत जी किस युग के कवि थे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात छायावाद युग के। पंत जी छायावाद युग के कवि थे। आगे 24 में पंत जी विरोधी थे। पंत जी किसको विरोधी थे? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात क्या अतिवादिता का। अतिवादिता का विरोधी थे। आगे सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि थे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात छायावाद युग के। आगे चलते हैं। तो आपका आज का अगला क्वेश्चन 26 है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात चिदंबरा। क्या है? ये भी MCQ है। आगे चलते हैं 27 में। गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात भारत माता के दो आंखों। भारत माता के दो आंख कौन है? गंगा और यमुना। गंगा और यमुना है भारत माता के दो आंखें के रूप में प्रकट किया है। अगर 28 में भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा जैसी क्या बताया गया है? मिट्टी की प्रतिमा जैसे कैसे क्या बताया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात उदासनी। मिट्टी की प्रतिमा जैसा उदासनी बताया गया है। आगे 29 में भारत माता के मुख की तुलना किससे की गई? मुख की तुलना किससे की गई है? तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात क्या कलंकित चंद्रमा। कलंकित चंद्रमा की तरह मुख की तुलना किया गया है। अगर 30 में भारत माता शीर्षक परागत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया? किस काव्य संकलन से लिया गया है? गुंजन से, ग्राम्या से, युगवाणी से या युगांत से? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात किससे? ग्राम्या से। किससे लिया गया है? तो ग्राम्या से लिया गया है। आगे गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रस्तुत है? गीता प्रकाशनी। तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात क्या भारत माता के लिए। आगे है 32 में पंत जी का निधन कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था? तो 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन क्या 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? पूरे 1900 में। मतलब कि इनको मृत्यु 77 वर्ष के एज में इनको मृत्यु हो गया था। आगे चलते हैं। आपका अगला चैप्टर क्या 6ठा में है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जिनका क्या लेखक हैं? रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। देखिए कितना बार पूछा गया। 14 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, शायद कितना 2023 में भी पूछ देवे। 23 में भी पूछेगा। आगे बोला उर्दू में कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की पंक्ति? अगर ये कविता पागल पढ़े होंगे आप लोग तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात जनतंत्र का जन्म। इसको पहले VVI मार लीजिए तो VVI वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार आता है करीब। आगे चलते हैं। दिनकर जी कवि के साथ और क्या थे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात गद्यकार। कवि के साथ और गद्यकार भी थे। आगे रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? मतलब ये कहाँ के, इनका जन्म कब हुआ या कहाँ के रहने वाले थे? तो 4 का सही आंसर ऑप्शन डी अर्थात बिहार के। रामधारी सिंह कहाँ? बिहारी थे, बिहारी। आगे चलते हैं। 5 में दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात उर्वशी। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन गया कि उर्वशी का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। आगे 6ठा में किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात जनता के गुजार। क्योंकि गणतंत्र में जनता का शासन होता है। जब चाहेगा तो जब पलट के धर देगा सभी को, चाहे कितना भी बड़ा नेता ना हो, कितना भी बड़ा कोई संस्था ना हो। अगर 7वां में रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। आगे 8वां में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात बेगूसराय में। बेगूसराय में कहाँ? बिहार में हुआ था। कहाँ? बेगूसराय में। आगे चलते हैं 9वां में मिट्टी की अबोधा मूर्ति कौन थे?
कौन है, मिट्टी के अबोधा मूर्ति कौन है? तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, अर्थात जानता। ऐसा क्यों कहा गया है? मिट्टी का अबोधा मूर्ति कहा गया है जानता को, क्यों? क्योंकि आजकल नेता लोग इसे मतलब कि मिट्टी की तरह उपयोग कर रहा है। मिट्टी के वोट लेकर के बदल जा रहा है डायरेक्ट। जनता से वोट लिया और जनता के ऊपर अटैक करता है, उसी को मार देता है। समझिए कि भूख से, प्यास से, गरीबी के लाचार के कारण, ठंड से। इसलिए कवि के अनुसार मिट्टी का अबोधा मूर्ति कहा गया है किसे? जनता को। आगे, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? राजदंड क्या होंगे? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्थात फावड़े और हल। फावड़े और हल। बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़िएगा ना, इसमें मजा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। 11 बोल रहा है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्थात किसान मजदूर। किसान मजदूर को देवता कहा जाता है, देवता। क्यों? क्योंकि बेचारा वो अन्न पैदा करते हैं जिससे सभी का पेट चलता है, सभी का जीवन जीवित है। आगे चलते हैं। 12 में दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन डी, अर्थात 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को दिनकर जी का जन्म हुआ था। कहाँ? बेगूसराय में। आगे 13 में रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? किस गांव के निवासी थे? तो 13 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी था, सिमरिया। सिमरिया कहाँ पड़ता है? तो बेगूसराय में। बेगूसराय में पड़ता है। आगे 14 में दिनकर जी के पिताजी क्या थे? मतलब उनका नाम क्या था? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी था, रवि सिंह। दिनकर जी का पिता का नाम था रवि सिंह। आगे 15 में दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? किस युग के प्रमुख कवि थे? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात उत्तर छायावाद युग के। उत्तर छायावाद युग के कवि थे कौन? दिनकर जी। आगे है दिनकर जी की रचना है, इनकी कौन सा रचना इसमें दिनकर जी का है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, अर्थात उर्वासी। कौन? ये तो पता चला क्या एमसीक्यू क्वेश्चन है, पीछे पूछा गया। आगे चलते हैं। दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? बीए का ऑनर्स कब किया था? तो 17 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में किया था। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, फिर देखिए यहाँ 17 भी पूछा, यहाँ भी 17 पूछ रहा है। दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाचार्य रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, HE स्कूल बरबीघा। HE स्कूल कहाँ? बरबीघा में रहे थे। आगे चलते हैं। 18 में रसवंती के रत्नाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। रसवंती के रत्नाकार है रामधारी सिंह दिनकर। आगे है 19 में कि उर्वासी किसकी कृति है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। किनके है? रामधारी सिंह दिनकर का। आगे चलते हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है ना कि क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस की रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था? तो 20 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ये था, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय के ऊपर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे 21 में जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ये था, जनता को शक्तिशाली कहा है, क्योंकि जनता के ऊपर सब जीवित है। आगे राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? तो देवता किसे कहा? किसान मजदूर को। तो किसान मजदूर अन्न उपज कर रहा, जिससे सभी का पेट चल रहा है, मतलब सभी का जीवन जीवित है। आगे है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गांव का आसपास, मतलब गांव का है। गांव कहाँ? बेगूसराय। आगे चलते हैं। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, अर्थात उर्वशी पर मिला था। ये तो आप लोग पीछे पढ़ रहे हैं। 25 में कि दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे? तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात का भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर यूनिवर्सिटी, जिसका आज हाल समझिए कि बेहाल होल है। 3 साल की जगह कितना 6 साल पर वहाँ भी डिग्री दिया जा रहा है। आगे चलते हैं। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन सी है? तो 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। कौन को? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सभी है। आगे 27 में दिनकर की गद्य कृति कैसी है? गद्य कृति कौन सी है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। कौन कौन? अर्धनारीश्वर, रामधारी दिनकर, दिनकर की डायरी, बट पीपल, दिनकर के ही लिखा गया है। आगे 28 में दिनकर ने अपना पढ़ाई कहाँ तक की थी? अपना पढ़ाई कहाँ तक मतलब किए थे? एजुकेशन कहाँ तक लिए थे?
तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात बी ए ऑनर्स। कहाँ? बी ए ऑनर्स। ज़्यादा नहीं, बी ए तक के थे, बी ए बहुत ज़्यादा उस समय होता था। आगे, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दुधमुही शब्द। तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए किया गया है। आगे है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बना दिया था? तो 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात हुंकार में। किसमें? हुंकार में। आगे 31 में धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है? तो 31 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात सोने से। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। आगे 32 में कवि कितने सिंहासन तैयार करने की बात करता है? कितने सिंहासन तैयार करने की बात करता है? तो 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात 33 करोड़। 33 करोड़ सिंहासन तैयार करने को कहती है। आगे है 33 में रमधारी से दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात खेतों और खलिहानों में। मतलब कौन? किसान मजदूर कहाँ मिलेंगे? खेतों और खलिहानों में। आगे चलते हैं, दिनकर जी का मृत्यु कब हुआ था? सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात 24 अप्रैल 1974। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। आगे चलते हैं, आगे आपका चैप्टर है आगे 7वां चैप्टर है कौन? हिरोशिमा। यहाँ क्या हुआ था? बमबाजी हुआ था। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बिना समय को स्किप किए हुए रिवाइजिंग मोड में। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात जापान में हो जाएगा। दूसरा में बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवाली कवि कौन सा है? तो 2 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। आगे चलते हैं, 3 में पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या? मानव का। आगे 4 में दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविताएं कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात हिरोशिमा। दुर्दांत है, बहुत ही दुर्दांत है। आगे 5 में अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अभी क्या बोले? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। आगे चलते हैं 6 में, हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज कौन सा है? तो परमाणु बम है। आगे अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। आगे है हिरोशिमा कविताएं किसका चित्रण करता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात आधुनिक सभ्य दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। आगे बोला कि हिरोशिमा के कवि कौन हैं? तो अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन आगे अभी तो बताएं पीछे। आगे 10वां में बोल रहा है कि अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर क्या हो गया? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। 7 मार्च 1911 ईस्वी को। आगे अज्ञेय के पिता जी का नाम क्या था? पिताजी का नाम यहाँ क्या बोल रहा? पिताजी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात हीरानंद शास्त्री। आगे थोड़ा सा बढ़ा जाते हैं, पर अज्ञेय के माता का क्या नाम था? पिता का नाम तो हीरानंद शास्त्री था, माता का नाम था ऑप्शन बी अर्थात क्या? बयंती देवी। क्या था? बयंती देवी। आगे अज्ञेय को किस भाषा का ज्ञान था? कौन सा भाषा का उनको ज्ञान था? तो ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त सभी। कौन? अंग्रेजी का भी था, फारसी का भी था और तमिल का भी था। आगे चलते हैं, आगे 14 में कि हिरोशिमा में सूरज कहाँ से निकला था? तो नगर के चौक पे। कहाँ? नगर के चौक पे। कौन सा सूरज निकला था? तो परमाणु बम निकला था। आगे अज्ञेय का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात पंजाब। अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ है? तो पंजाब में है। आगे चलते हैं थोड़ा क्या बोला कि हिरोशिमा अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात क्या? सादा नीरा। किससे? सादा नीरा से लिया गया है। आगे 17 में हरी घास पर क्षण भर के रत्नाकार है कौन सा? क्षण भर के रत्नाकार कौन है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। आगे है
हिरोशिमा अगेय की किस कविता संग्रह से लिया गया, किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए था सादा नीरा। किससे? सादा नीरा से लिया गया है। आगे चलते हैं 19 में, अज्ञे के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ था? कौन सा वाद जुड़ा हुआ था? प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, हालावाद। तो 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात क्या? प्रयोगवाद। वाद मतलब समझते हैं? वाद बोलता, वाद मैंने क्या हुआ है? वाद मैंने पता है? वाद मैंने होता है सिद्धांत। क्या? वाद मैंने होता है सिद्धांत। तो क्या बोला कि छायावाद मैंने प्रयोगवाद, प्रयोग सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। आगे चलते हैं। आगे है चिंता आगे की किस प्रकार की रचना है? चिंता किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात काव्य, काव्य रचना है। आगे हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो सही आंसर ऑप्शन बी सी अर्थात कहाँ? जापान में। हिरोशिमा जापान में स्थित है। आगे चलते हैं। आगे 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो सही आंसर क्या हो गया? अर्थात अणुबम या परमाणु बम, यही इसका प्रतीक है। आगे कौन सी कृति आगे की है? आगे की है। तो 23 का सही आंसर होगा क्या? 23 का सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थात अरे यावर याद रहेगा याद। रुको ना, अरे यावर रहेगा याद। आगे 24 में, हिरोशिमा में बम विस्फोट के बाद छायावाद कैसी थी? छायावाद कैसी थी? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात दिशाहीन थी। कैसा? दिशाहीन। आगे है मानव का राचा हुआ सूरज किसके भाव बनाकर सोख गया? बनाकर सोख गया। तो बादल का। किसे? बादल का सोख, बादल का 25 के बादल का नहीं सॉरी, किसका भाव बनाकर? तो मानव का भाव बना करके सोख गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात मानव। आगे है 26 में, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दिया गया है? तो 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात किसे? अणुबम का, अणु या परमाणु बम का। 27 में है कि आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुआ था। कहाँ? यूपी में हुआ था। आगे चलते हैं 28 में, आगे का काव्य संग्रह है, आगे का काव्य संग्रह कौन सा है? तो 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। कौन सा है? हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, या आंगन के पार द्वार। इनके द्वारा लिखा गया है आज्ञे के द्वारा। 29 में बोला कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना? प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात नाटक, नाटक की रचना है। आगे चलते हैं बिना समय को स्किप किए हुए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरू ही हुआ है। तो 8वां चैप्टर चलते हैं। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराया था? कौन सा देश ने गिराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, जापान पर अमेरिका ने अणुबम गिरवाया था। आगे चलते हैं। अणुबम गिरवाया था, उसका नाम क्या था? लिख देते हैं थोड़ा सा, मिथाइल, मिथाइल आइसो, मिथाइल आइसो साइनेट। क्या था? मिथाइल आइसो साइनेट। आगे चलते हैं। आज्ञा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1987 ईस्वी में। उनका मृत्यु हुआ था 1987 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आगे 8वां चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या जिनकी लेखक हैं कौन? कुमार नारायण, नारायण। एक वृक्ष की हत्या कुमार नारायण। चलिए इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए था दुष्चक्र में श्रेष्ठता। आगे देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी प्रतीक, किसकी तरह थी? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात थके हुए आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह बैठे हुआ था। आगे कुमार नारायण कवि हैं, कुमार नारायण कवि कैसे कवि हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात नागर संवेदना के। नागर संवेदना कवि कौन है? तो कुमार नारायण। आगे 7वां में, दूर से ही ललकारता कौन, प्रश्न चिन्ह दिया है, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात एक वृक्ष की हत्या जो कुमार नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे है एक वृक्ष की हत्या कविता, कवित्व में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है?
तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात मित्रता का संबंध है। क्या? मित्रता का संबंध है। आगे, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात चौक पर मिलता था। क्या? चौक पे। आगे, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किससे बचाने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात चोरों से बचाने की बात करता है शहर को कवि ने। आगे 9 में, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या खो जाने से बचाना चाहता? क्या खो जाने से क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन है नाला हो जाने से। नदी नाला, ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है। नदी से नाला हो जाने से बचाना चाहता है। 9वां में, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या का लेखक कुंवर नारायण है। आगे 10 में, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मानव के रूप में। किसके? मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे 11वां में, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं। आगे 13 में है कि चक्रव्यूह किसकी रचना? चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात कुंवर नारायण की। आगे थोड़ा सा छोड़ा करके आगे बोल रहा कि एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रक्षा को कविता का केंद्र मानता है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात मानवता की रक्षा का। किसका? मानवता की रक्षा का। आगे चलते हैं 15 में। तो अब तक आपका 15 क्वेश्चन प्रसिद्ध है, यदि प्रस्तुत है। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है। कैसा काव्य संग्रह है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। क्या क्या? आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। आगे 16 में, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? जिसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी सी अर्थात वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। आगे चलते हैं 17 में, कुंवर नारायण को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन सा पुरस्कार कुंवर नारायण को मिला था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात लोहिया सम्मान। कौन? लोहिया सम्मान मिला था। आगे चलते हैं 18 में, कुंवर नारायण का आत्मजयी कैसा काव्य है? आत्मजयी कैसा काव्य है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या? प्रबंध काव्य। कौन? प्रबंध काव्य। आगे चलते हैं 19 में। 19 बोला कि आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना? आकारों के आसपास किस प्रकार की रचना है? तो 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात कहानी संग्रह। किसका? कहानी संग्रह। आगे चलते हैं। को आत्मजयी किसकी रचना? आत्मजयी किसकी रचना है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कुंवर नारायण के द्वारा। कुंवर नारायण के द्वारा। आगे चलते हैं। आगे है, एक वृक्ष की हत्या में दूर से ही कौन ललकारता था? दूर से कौन ललकारता था? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात बूढ़ा वृक्ष। बूढ़ा वृक्ष दूर से ही ललकारता था। आगे, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकना रहता था? चौकना रहता था। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात वृक्ष। कहाँ? नगर के चौक पर रहता था वृक्ष। आगे, कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन दिखता था? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात बूढ़ा वृक्ष। कौन? बूढ़ा वृक्ष। आगे, जंगल को किससे बचाना है? जंगल को किससे बचाना है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात मरुस्थल हो जाने से। जंगल को मरुस्थल हो जाने से। जिस तरह से राजस्थान में क्या मरुस्थलीय जगह है, वहाँ जंगल नहीं मिलेगा, बहुत दूर दूर तक जंगल नहीं मिलता है। आगे, कवि कुछ देर के लिए बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? मंदिर में, पड़ोस में, घर में या वृक्ष की छाया में? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात वृक्ष की छाया में बैठ जाता है। आगे, कवि के अनुसार घर को किसकी बचाना है? घर को किससे बचाना है? घर को किससे बचाना है? तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चोरों लुटेरों से। किससे? चोर और लुटेरों से बचाना है। 27 में, कवि के अनुसार शहर को बचाना है। शहर को किससे बचाना है? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात नादिरों से। नादिरों से बचाना है, शराबियों से बचाना है। आगे है, कवि कुंवर नारायण ने किसके शरीर को पुराने चमड़े से निर्मित कहा है?
पुराने चमड़े से निर्मित कहा है, तो सही आंसर क्या होगा, पुराना वृक्ष, क्योंकि पुराना होता देखते हैं ऊपर से पूरा अति छूट जाता है, खाल उसका छूट जाता है, मतलब कि ऊपर से। आगे 29 में, कवि के अनुसार नदियों को बचाना है, नदी को किससे बचाना है, नाला हो जाने से, नदी को नाला हो जाने से बचाना है। 30 में है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता है, तो 30 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अर्थात बूढ़ा चौकीदार की तरह, क्या बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, नौवा चैप्टर क्या है, हमारी नींद। हमारी नींद, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके, क्योंकि इस एग्ज़ाम की घड़ी में व्हाट्सएप फेसबुक चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें चलाएंगे तो कुछ प्रॉफिट भी होगा, याद भी होगा, क्वेश्चन भी लड़ेगा। व्हाट्सएप फेसबुक से क्या है, और आजकल 10th का लाइक स्टूडेंट का देख रहे हैं मार फेसबुक पर धर के छैले डीपी पर डीपी चेंज करने में लगेगा, उससे कोई फायदा, कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं, वो तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, इसलिए वो सबसे दूर रहें। तो चलते हैं आज का अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है, नींद किसका प्रतीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात साहस का। हमारी नींद का लेखक कौन है, बीरेन डंगवान, तो इसमें नींद किसका प्रतीक है, तो साहस का। आगे, हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता, दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता। आगे, अब जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा होता है, जब हम नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा होता है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात किसका, मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। आगे, बीरेन डंगवान को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्या दुष्चक्र में श्रेष्ठता, क्या है MC की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पीछे भी पूछा। आगे भी चलते हैं, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, गरीब बस्ती में क्या हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी था धमाके से देवी जागरण, धमाका से देवी जागरण हुआ था। आगे 6ठा में, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, तो इसका सही आंसर अभी क्या होता है, गफलत, वही क्या साहसी। आगे चलते हैं, हमारी नींद का रचयिता कौन है, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया, आप लोग याद है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बताइए तो नीचे। व्हाट्सएप फेसबुक पर किस तरह से कमेंट करते हैं, नाइस तो वेरी नाइस तो भाला नहीं, इसमें कमेंट करके बताइए जल्दी क्या होगा, हमारी नींद का रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात बीरेन डंगवाल। आगे चलते हैं, दुष्ट चक्र में श्रेष्ठता पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात साहित्य अकादमी, कौन सा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे 9वां में, हमारी नींद कैसी कविता है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या, समकालीन, हमारी नींद समकालीन कविता है। आगे, बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अमर उजाला, अमर उजाला कौन था, बीरेन डंगवाल थे। आगे है कि बीरेन डंगवाल की पहली कविता संग्रह इसी दुनिया में किस तरह प्रकाशित हुई है, मतलब कब हुआ है, कब प्रकाशित हुआ है, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात 1991 में, कब 1991 में हुआ है। आगे, बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो स्मृति पुरस्कार, कौन सा, स्मृति साहित्य स्मृति पुरस्कार। आगे, बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, तो 13 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 1947 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को। आगे, किसने अपने कोमल सिंहों से ढकेलना शुरू किया, तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात अंकुर ने। आगे चलते हैं, हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन चक्र पूरा होता है, इसको अभी पीछे क्या बताएं, मक्खी का जीवन चक्र पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं, देवी जागरण कहाँ हुआ था, तो गरीब बस्तियों में हुआ था। आगे बोल रहा कि बीरेन डंगवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी था, तो उत्तरांचल में, कहाँ, उत्तरांचल में हुआ था। आगे है कि बीरेन डंगवाल ने किस विद्यालय से MA किया था, किस विद्यालय से MA अर्थात मास्टर ऑफ आर्ट्स से किया था, तो 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात कहाँ, इलाहाबाद से MA किया था। आगे, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात पेड़ कुछ इंच बढ़ गए हमारी नींद के दौरान।
20 में बोला कि हमारे नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए हैं, तो कुछ इंच, वही पूछा, उसी का दूसरा रूप, दूसरा तरफ पूछने का स्टाइल चेंज कर दिया, टाइप, तो कुछ इंच बढ़ गए हैं। आगे चलते हैं, आगे है किस में कि टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है, तो 31 का सही आंसर क्या होगी, ऑप्शन डी, अर्थात उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। आगे चलते हैं, 22 में है कि हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है, हठीला किसे कहा गया है, तो 22 का सही आंसर क्या गया, ऑप्शन डी, अर्थात जीवन को क्या कहा गया, हठीला कहा गया है। आगे चलते हैं, बीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि थे, तो 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात जननादी, जनता के नादी का कवि थे। आगे 24 में कि बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादक सलाहकार थे, किस दैनिक पत्र के संपादक सलाहकार थे, तो 24 का सही और सटीक आंसर हो गया ऑप्शन सी, अर्थात क्या, अमर उजाला का। आगे है कि बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई थी, किस के लिए उपाधि दी गई थी, तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, अर्थात डी, लीड के लिए, डी लीड के लिए उपाधि दी गई थी। आगे चलते हैं, आगे तो आपका 10वां चैप्टर है क्या, अक्षर ज्ञान। क्या चैप्टर है, 10वां है अक्षर ज्ञान। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अर्थात खरगोश चौखटे में नहीं अटता है। आगे चलते हैं, दूसरा में बोला कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया, किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। आगे चलते हैं, तीसरा में पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है, पंक्ति से कौन सा अक्षर उतर जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, अर्थात खा, पंक्ति से उतर जाता है उसका खा। आगे चलते हैं, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अर्थात 1916 ईस्वी में। कब, 1916 ईस्वी में अनामिका का जन्म हुआ था। 5 में अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर के प्रशिक्षण, किस शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, तो 5 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अर्थात प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से, प्रारंभिक स्टार्ट शिक्षण प्रक्रिया से। आगे चलते हैं, अक्षर ज्ञान किस कवि के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात अनामिका के द्वारा लिखा गया है अक्षर ज्ञान। आगे चलते हैं, 7वां में बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है, बच्चा कहाँ आकर के थमक जाता है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, अर्थात अड़ा पर, का खा अड़ा पर थमक जाता है। आगे चलते हैं, 8वां में अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हो तो 1916 में, लेकिन कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अर्थात 1916 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ, तो उड़ीसा में हुआ था 1916 ईस्वी में बोलते चलता रहा, क्या क्या पता ना। आगे 9 में अड़ा में बालक इस पॉइंट को क्या समझता है, इसे क्या समझता है, तो 9 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, अर्थात बेटा, इसे क्या समझ जाता है, वो बेटा समझ जाता है। आगे चलते हैं, अनवरत सीखने की कोशिश में बेटे से क्या नहीं समझता है, क्या नहीं समझता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अर्थात का नहीं समझता है। आगे 11 में बेटे के लिए अड़ा क्या है, बेटे के लिए अड़ा क्या है, तो 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अर्थात माँ बेटा। अड़ा क्या है, माँ बेटा, अड़ा इसको कहता है, इसे कहता है, पॉइंट को कहता है बेटा। आगे चलते हैं, 12 में अनामिका जी ने PhD क्या, PhD की उपाधि कहाँ से प्राप्त किया था, तो 12 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, था दिल्ली से। कहाँ से किया था, दिल्ली से। आगे चलते हैं, अक्षर ज्ञान नामक कविता अनामिका जी के किस चर्चित श्रृंखला से ली गई है, तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कवि ने कहा से लिया गया है। आगे 14 में कवित्री अनामिका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, किस सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो 14 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात इनमें से सभी। कौन कौन, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है 15वां, विफलता पर झलक पड़ते हैं, विफलता पर झलक पड़ते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, अर्थात विफलता पर झलक आंसू पड़ते हैं, क्या पड़ते हैं, आंसू, सफल नहीं होने पर क्या आंसू ना आए, हम तो असफल हो गए। 16 में अनामिका किस विभाग में प्राध्यापक थी, मतलब प्राध्यापक था, किस विभाग में था, तो 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हिंदी में। कौन इसमें, हिंदी में थी, कौन, अनामिका। आगे 17 में है गलत पत्ते की लिट्टी किनकी रचना, गलत पत्ते की लिट्टी किनकी चिट्ठी, गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है, तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, था अनामिका का। किनका, अनामिका का है। आगे 18 में अक्षर ज्ञान खालिश बेचैनी किसकी
है। अक्षर ज्ञान खालिश बेचैनी किसकी है? तो 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात खरगोश की। किसकी? खरगोश की। 19 का अनामिका किस काल की कवियत्री थी? अनामिका किस काल की कवियत्री थी? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात समकालीन। क्या? समकालीन काल की थी। आगे चलते 20 में गा अक्षर की समानता किससे दिखाया गया? गा अक्षर की समानता किससे दिखाया गया है? तो 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात गमले से। किससे? गमले से समझाया गया है। आगे 21 में घा कालू ढाकता हुआ किस अक्षर को कहा था? घा कालू ढाकता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात घा। घाड़े कालू ढाकता हुआ किसे कहा गया? घा को कहा गया है। आगे 22 में बालक किसे माँ समाता है? माँ किसे समाता है? तो 22 का सही आंसर हो गया डा को। डा को माँ समाता है और जो पॉइंट दिया हो रहा था उसे क्या बोलता है? उसे बेटा समाता है। वो क्या? बेटा समाता है। आगे अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी अर्थात कवि ने कहा से। कवि ने कहा उससे, उस कहानी से लिया गया है इस कविता। आगे 24 में किसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर जाता है? किसका जाता है? तो अबोध बालक का। बालक का लिखते समय किसी पर जाता है? कबूतर पर जाता है। आगे कविता में घा में किसका बोध कराया गया? घा में किसका बोध कराया गया है? तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी घा में घड़ा का बोध कराया गया है। आगे है कि बालक को आंसू कब आते हैं? आंसू कब आते हैं? तो पहली विफलता पर, सफल नहीं होता है, विफल होता है तो उसे आंसू आता है कि हाय हमें तो असफल हो गया। 27 में कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया? किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया है? तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात बाल मनोविज्ञान का लिया गया है। आगे चलते हैं 11वां चैप्टर में। 11वां चैप्टर क्या है? लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर का लेखक कौन है? जीवनानंद दास। तो आगे चलते हैं, इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात सतीदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। आगे चलते हैं दूसरा में लौट कर आऊंगा फिर पाठ की कवि कहाँ लौटने की बात करता है? फिर दोबारा कहाँ लौटने की बात करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात बंगाल में। कहाँ? बंगाल में लौटने की बात करता है। आगे इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट करते हैं? तो सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात कहाँ? बंगाल। तो इसका कौन सा क्वेश्चन था? MCQ क्वेश्चन था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन कितना का था? थोड़ा सा छोटा करते हैं। 4 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात बनमालता सेन। बन लता सेन। आगे चलते हैं इसमें पांचवा बोल रहा है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात प्रयाग शुक्ल। शुक्ल द्वारा लिखा लौटकर आऊंगा फिर, सॉरी लौटकर आऊंगा फिर जीवनानंद दास द्वारा नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया है? लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा, ठीक है, किस कवि द्वारा क्या बोला? भावांतरित लिखा गया जो नहीं, लौटकर आऊंगा फिर लिखा गया किसके? जीवनानंद दास द्वारा, लेकिन भावांतरित की गई है तो प्रयाग शुक्ल के द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा किया गया। यहाँ देखना भावांतरित। आगे है लौटकर आऊंगा फिर कविता किसकी है? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात जीवनानंद दास का लौटकर आऊंगा फिर। आगे चलते हैं जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। आगे 8वां में है जीवनानंद दास के निधनोपरांत मतलब मरणोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात 100। कितना? 100 प्रकाशित हुई थी कहानियां। आगे है बनमालता सेन किसकी काव्य संकलन है? बनमालता सेन किसकी काव्य संकलन है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात जीवनानंद दास का। आगे चलते हैं लौटकर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरित कौन के? हिंदी में रूपांतरित कौन के हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या? पीछे क्या दिया? भावांतरित किसने किया? तो वही प्रयाग शुक्ल ने किया, प्रयाग शुक्ल ने किया है। आगे चलते हैं लौटकर आऊंगा फिर कविता में फसल की खेत चर्चा की, फसल कौन सा फसल के खेत का चर्चा किया गया है? जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी था धान का। धान का चर्चा किया गया है। आगे 12 में है जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार थे? तो 12 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात बांग्ला भाषा का। कौन? बांग्ला भाषा। आगे 13 में है कि घसीली जमीन पर कच्चा क्या फेंकेगा? घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा?
तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात चावल। क्या चावल। आगे 14 में है कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है। तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात नदियों और मैदानों को आमंत्रण की बात करता है। आगे रंगीन बादलों के बीच कौन लौटे होंगे। जमीन बादलों के बीच कौन लौटे होंगे रंगीन बादलों के बीच। तो 15 का सही आंसर हो गया क्या ऑप्शन सी था सारस। क्या लौटे होंगे। सारस लौटे होंगे। आगे 16 में कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है। क्या बनकर तैरते रहने की कामना करता है। तो हंस बनकर कवि तैरते रहने की कामना करता है। 17 में बोला कि जीवनानंद दास किस भाषा कवि थे। तो उसका सही आंसर क्या हो गया बांग्ला भाषा का। कौन। बांग्ला भाषा का। 18 में है कि सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है। तो 18 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात जीवनानंद दास। आगे चलते हैं 19 में झारा पालक किनकी रचना है। तो ये भी है कौन है वही जो बस अभी क्या बोले जीवनानंद दास ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 20 में जीवनानंद दास की रचना कौन सा है। तो क्या अभी क्या बोला झारा पालक। तो झारा पालक का ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आगे चलते हैं 21 में कवि अगले जन्म में क्या बनने की संभावना बात करता है। तो 21 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौन कौवा हंस उल्लू सारस। कौवा हंस उल्लू सारस। आगे कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है। किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। आगे 23 में है कि लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। उल्लू कहाँ बोलता है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अर्थात कहाँ कपास के पेड़ पर बोलता है। 24 में कि किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात प्रयाग शुक्ल। हिंदी में कौन क्या ये 3 बार पूछ दिया क्या एमसीक्यू 3 बार पूछ दिया। आगे चलते हैं शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा ऑप्शन डी अर्थात उल्लू। उल्लू को रात में अधिक दिखाई देता है दिन में नहीं दिखाई देता है। आगे उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने के बाद कहता है। तो कपास के। सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अर्थात कपास के। 27 में है जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। कौन सा काव्य संकलन है। तो इसका सटीक आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अर्थात झारा पालक। आगे चलते हैं 28 में लड़के की नाव कैसी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 28 का सी अर्थात पुरानी। लड़के की नाव कैसी पुरानी है। आगे 29 में जीवनानंद दास का निधन क्या हुआ था मृत्यु कब हुआ था। तो 12 का सही आंसर 29 का डी अर्थात 1954 ईस्वी में। चलते हैं आगे आपका ये 12वां चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु। ये लास्ट चैप्टर है। क्या लास्ट चैप्टर है कौन मेरे बिना तुम प्रभु। इसका लेखक कौन है रेंद्र मारिया रिलके। चलते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। मेरे बिना तुम प्रभु किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी था धर्मवीर भारती द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। दूसरा में है कि रेंद्र मारिया रिलके किस भाषा के कवि हैं। तो सटीक आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात जर्मनी भाषा के। आगे 3 में मेरे बिना तुम प्रभु कवि के रचनाकार कौन है। तो रेंद्र मारिया रिलके ऑप्शन सी कौन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा में चलते हैं दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कविता की पंक्ति है। तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी था रेंद्र मारिया रिलके द्वारा लिखा गया है। आगे 5वां में है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित किया हुआ है। तो क्या ऑप्शन बी था जर्मन भाषा में। कौन जर्मनी वाला भाषा में जर्मन भाषा। छठा है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। तो सटीक आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी था धर्मवीर भारती। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। आगे चलते हैं रेंद्र मारिया रिलके किस देश के कवि हैं। कौन सा देश का। ऑप्शन बी क्या हो गया जर्मनी। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। आगे रेंद्र मारिया रिलके का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी था 1875 ईस्वी में। कब 1875 ईस्वी में। आगे रेंद्र मारिया रिलके का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी के प्रांत में हुआ था। प्रांत यहाँ होगा 1875 ईस्वी में जर्मनी के प्रांत में हुआ था। आगे है कि रेंद्र मारिया रिलके की माता जी का क्या नाम था। माता का नाम था ऑप्शन सी था सोफिया। कौन सोफिया
नाम था रेनर मारिया रिल्के का जन्म। अच्छा, माता का नाम, पिताजी का क्या नाम था, पिताजी का नाम क्या था, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी था जोसेफ रिल्के। कौन, जोसेफ रिल्के। आगे, रेनर मारिया रिल्के ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था, शिक्षा प्राप्त किस विद्यालय से किया था, तो सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी प्राग और म्यूनिख, प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय से क्या किया था, शिक्षा प्राप्त किया था। आगे 13 में, द नोटबुक ऑफ माल्टे लिरिड्स, द नोटबुक ऑफ माल्टे लिरिड्स ब्रिज किसका उपन्यास है, तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था रेनर मारिया रिल्के का है। आगे चलते 14 में, किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे, किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे, तो इसका सटीक आंसर हो गया ऑप्शन सी था दास के बिना, दास के बिना, भक्त के बिना। आगे, प्रभु के पादुका के संज्ञा किसे दी गई है, पादुका, पादुचरण, तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था दास को। दास मतलब, दास मैंने क्या समझे, दास मतलब भक्त। आगे चलते हैं 16 में, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, काव्य शैली कैसी है, तो 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात गीतात्मक। कैसी, गीतात्मक। तो आपका 16 का क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात कैसे है, गीतात्मक है। कैसी, गीतात्मक है। आगे चलते 17 में, कवि क्या सूखने की बात कहता है, कि क्या सूखने की बात कहता है, तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात मदिरा, मदिरा सूखने की बात कहता है। आगे 18 में, किसका शानदार लवादा गिर जाएगा, किसका शानदार लवादा गिर जाएगा, तो 18 का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए अर्थात प्रभु का शानदार लवादा गिर जाएगा। आगे चलते 19 में, रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है क्या है, रहस्यवाद है, हास्यात्मक है, या भक्ति भावात्मक है, या इनमें से सभी, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात क्या, भावात्मक रहस्यवाद है। आगे 20 में चलते हैं, भक्त का भी अपने को भगवान का क्या मानता है, भगवान का क्या मानता है, तो इसका सटीक आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात क्या, जल पात्र मानता है अपने को। आगे 21 में, पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, किस भाव की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात भक्ति भाव का। कैसा, भक्ति भाव का है, भक्ति भाव का। आगे चलते हैं 22 में, भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात कवि के कपोलों पर, कवि के कहाँ, कपोलों पर। आगे 23 में, कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है, तो 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात मदिरा, मांस मदिरा को स्वादहीन होने का बात करता है। आगे चलते हैं 24 में, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा, किसके अस्तित्व गिर जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए अर्थात ईश्वर का, ईश्वर का नहीं रहेगा। आगे चलते 25 में है कि कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मनुष्य को। किसका प्रतिष्ठित किया है, तो मनुष्य को। आगे चलते 26 में, रिल्के ने कहाँ के साहित्य को संवेदात्मक भाषा से प्रभावित किया है, तो 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात कहाँ के, यूरोप के संवादित भाषा को किया है। 27 में चलते हैं, भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या कहता है, ईश्वर से क्या कहता है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात प्रश्न करता, क्या प्रश्न करता है। आगे है 28 में कि रिल्के का काव्य संग्रह है, रिल्के का काव्य संग्रह कौन सा है, तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। कौन कौन, लॉरेंस, सैक्रिफाइस, लाइफ एंड जॉन्स एडवेंट। आगे चलते 28 में, 28 बोल रहा है कि रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था, तो 29 का सही आंसर हो गया क्या ऑप्शन बी अर्थात 1 दिसंबर 1926 ईस्वी में। अगर इस सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।